तो चलिए यूनियन बजट का पार्ट 2 वाला जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट 2 में मैं वही क्वेश्चंस और वही स्टेटमेंट्स या वही फैक्ट्स लूँगा जो प्रोबेबली पार्ट 1 में मैंने नहीं लिया है, ठीक है। और कुछ जो ज़्यादा जरूरी फैक्ट हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू उसको मैं रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बजट 2026-23 का स्पीच ऑफ मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस श्रीमती निर्मला सीतारमन जी का, जो कि लगातार 9वीं बार उन्होंने बजट पेश कर दिया इस वर्ष, ठीक है। और कब किया? संडे को किया, फरवरी 1, 2026, ठीक है। ऑन द ओकेजन ऑफ माघ पूर्णिमा, ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु रविदास, ठीक है। चलिए, तो सरकार क्या चाहती है? आत्मनिर्भरता। सरकार क्या चाहती है? आत्मनिर्भरता, ठीक है ना। सरकार का लक्ष्य क्या है? हाई ग्रोथ रेट ऑफ 7%। सरकार का लक्ष्य क्या है? हाई ग्रोथ रेट ऑफ 7%, ठीक है ना। और सरकार जान रही है कि फ्यूचर में इंडिया में डिमांड वाटर, एनर्जी और क्रिटिकल मिनरल्स का बढ़ने वाला है काफी ज्यादा। इसके लिए सरकार इस पे काम कर रही है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पार्ट ए में हम लोग आ गए हैं बजट का, ठीक है। तो विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026, ठीक है ना। इन द विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 several innovative ideas were shared with our prime minister which have inspired many of the proposals, ठीक है। तो विकसित भारत यंग सीनियर डायलॉग्स हुआ है ना, ठीक है, 2026। उसमें काफी इनोवेटिव आइडियाज थे जो हमारे प्रधानमंत्री जी को इंस्पायर किए, और उसी आइडियाज से ये बजट बना है जिसका नाम है युवा शक्ति ड्रिवन बजट है। ये कौन सा बजट है? युवा शक्ति ड्रिवन बजट है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ओके फाइन। आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट का जो संकल्प क्या है? टू फोकस ऑन आवर पुअर, ठीक है, अंडर प्रिविलेज्ड एंड डिसएडवांटेज, ठीक है। गवर्नमेंट संकल्प इज टू फोकस ऑन आवर पुअर, अंडर प्रिविलेज्ड एंड डिसएडवांटेज, ठीक है ना। सो ये बजट पहला बजट है जो कर्तव्य भवन में प्रिपेयर हुआ है, और इसी कारण से हम लोग 3 कर्तव्य से इंस्पायर्ड हैं। तो पहला कर्तव्य क्या है? इज टू एक्सेलरेट एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, बाय एनहांसिंग द productivity and competitiveness and building resilience to volatile global dynamics। तो पहला कर्तव्य क्या है? To accelerate and sustain economic growth by enhancing the productivity and competitiveness by building resilience to volatile global dynamics, ठीक है। सेकंड कर्तव्य क्या है? To fulfill the aspirations of the people and to build their capacity making them a strong partner in India's path to prosperity, ठीक है। सेकंड कर्तव्य क्या है? To fulfill the aspirations of the people, ठीक है, and build their capacity making them a strong partner in India's path to prosperity। थर्ड कर्तव्य हमारा क्या है? is to align with our vision of सबका साथ सबका विकास, is to ensure that every family, community, region and sector has access to resources, amenities and opportunities for meaningful participation। तो थर्ड कर्तव्य क्या है? सबका साथ सबका विकास का विजन है, ठीक है। so this threefold approach requires a supportive ecosystem, ठीक है ना, ओके okay? फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है? टू सस्टेन द मोमेंटम ऑफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। जो भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करें उसके मोमेंटम को सस्टेन करना। दूसरा आपको रिक्वायरमेंट क्या है? आपको रोबस्ट एंड रेजिलिएंट फाइनेंशियल सेक्टर होना चाहिए। और तीसरा रिक्वायरमेंट है कटिंग एज टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग एआई एप्लीकेशन कैन सर्व एज फोर्स मल्टीप्लायर फॉर बेटर गवर्नेंस, ठीक है। तो थ्री फोल्ड अप्रोच रिक्वायर्स ए सपोर्टिव इकोसिस्टम। पहला रिक्वायरमेंट है ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो भी चल रहे हैं उसको मोमेंटम को सस्टेन करना है। दूसरा रिक्वायरमेंट है रोबस्ट एंड रेजिलिएंट फाइनेंशियल सेक्टर होना चाहिए। और तीसरा रिक्वायरमेंट है कटिंग एज टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग एआई एडॉप्शन का भी हमें यूज करना है, जो कि एज ए फोर्स मल्टीप्लायर काम करे फॉर बेटर गवर्नेंस। अब हम लोग बात करते हैं रिफॉर्म एक्सप्रेस की, ठीक है। सो आवर गवर्नमेंट हैज अंडरटेकन कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, लाई है सरकार, ठीक है, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट, बूस्टिंग प्रोडक्टिविटी एंड एक्सेलरेटिंग ग्रोथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडर आवर फर्स्ट कर्तव्य टू एक्सेलरेट एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ आई प्रपोज इंटरवेंशन इन 6 एरियाज, ठीक है। तो माननीय वित्त मंत्री जी ने 6 एरिया में इंटरवेंशन प्रपोज किया अंडर द फर्स्ट कर्तव्य। तो स्केलिंग अप मैन्युफैक्चरिंग इन 7 स्ट्रेटेजिक एंड फ्रंटियर सेक्टर्स, रिजुविनेटिंग लेगेसी इंडस्ट्रियल सेक्टर, क्रिएटिंग चैंपियन एमएसएमई, delivering a powerful push to infrastructure, ensuring long-term energy security and stability, and developing city economic regions, ठीक है, okay। So under the first कर्तव्य to accelerate and sustain economic growth,
6 एरिया में काम करने की बात कही है माननीय वित्त मंत्री जी ने। स्केलिंग अप मैन्युफैक्चरिंग इन 7 स्ट्रेटेजिक एंड फ्रंटियर सेक्टर, rejuvenating legacy industrial sector, creating champion MSME, delivering a powerful push to infrastructure, ensuring long-term energy security and stability, and developing city economic regions। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। So scaling up manufacturing in 7 strategic and frontier sector। ठीक है, scaling up manufacturing in 7 strategic and frontier sector। तो बायोफार्मा शक्ति, तो स्ट्रेटेजी फॉर हेल्थ केयर एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। बायोफार्मा शक्ति क्या है? स्ट्रेटेजी फॉर हेल्थ केयर एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ठीक है ना। सो टू डेवलप इंडिया एज ए ग्लोबल बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब, द बायोफार्मा शक्ति विथ एन आउटले ऑफ 10,000 करोड़ ओवर द नेक्स्ट 5 years। ठीक है, तो सरकार क्या लाएगी? बायोफार्मा शक्ति मिशन विथ एन आउटले ऑफ 10,000 करोड़ ओवर द नेक्स्ट 5 year। ठीक है, सो इससे क्या होगा? इकोसिस्टम बिल्ड होगा फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिक्स एंड बायोसिमिलर्स। ठीक है ना। ओके, द स्ट्रेटेजी विल इंक्लूड ए बायोफार्मा फोकस्ड नेटवर्क, ठीक है, विथ 3 न्यू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, तो कितने बनेंगे नए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च? तो याद रखिएगा 3, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, 3 बनेंगे क्या? नए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च एंड अपग्रेडिंग 7 एग्जिस्टिंग वंस। ठीक है, और 7 जो पुराने हैं उसको अपग्रेड किया जाएगा। ठीक है ना। इट विल ऑल्सो क्रिएट ए नेटवर्क ऑफ ओवर 1000 एक्रीडेटेड इंडियन क्लिनिकल ट्रायल साइट्स। ठीक है, और यहां से भी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, सो इट विल ऑल्सो क्रिएट ए नेटवर्क ऑफ ओवर 1000 एक्रीडेटेड इंडियन क्लिनिकल ट्रायल साइट्स। ठीक है, इसके बाद है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 1 को, ठीक है ना, एक्सपैंड किया जाएगा। ठीक है, और इसलिए लॉन्च किया जाएगा इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2 टू प्रोड्यूस इक्विपमेंट एंड मटेरियल डिजाइन फुल स्टैक इंडियन आईपी एंड फोर्टिफाई सप्लाई चेन्स। ठीक है, एंड फोर्टिफाई सप्लाई चेन्स। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम लाया जाएगा। और कब लॉन्च हुआ था इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम? ये अप्रैल 2025 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो इसका बजट इनिशियल था 22,919 करोड़, जिसको बढ़ा के कर दिया गया है 40,000 करोड़। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए स्कीम फॉर द रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट वाज आल्सो लॉन्च्ड इन नवंबर 2025। ठीक है ना। We now propose to support the mineral rich states of Odisha। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु टू एस्टैब्लिश डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर। तो कहाँ पे किन 4 राज्यों में डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने की बात की जाएगी जिससे प्रमोशन मिलेगा माइनिंग, प्रोसेसिंग, रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग को? तो उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में। ठीक है, क्या बनाया जाएगा? एस्टैब्लिश किया जाएगा डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं। टू एनहांस द केमिकल प्रोडक्शन एंड रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंसी। ठीक है ना, एक स्कीम लॉन्च किया जाएगा टू सपोर्ट स्टेट्स इन एस्टैब्लिशिंग 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क। ठीक है, तो एस्टैब्लिश किया जाएगा 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क थ्रू ए चैलेंज रूट ऑन ए क्लस्टर बेस्ड प्लग एंड प्ले मॉडल। तो कितने केमिकल पार्क एस्टैब्लिश किया जाएगा? 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क बनाया जाएगा टू बूस्ट द डोमेस्टिक केमिकल प्रोडक्शन एंड रिड्यूस द इंपोर्ट डिपेंडेंसीज। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट है हमारा स्ट्रॉन्ग कैपिटल गुड्स कैपेबिलिटी को भी बढ़ावा दिया जाएगा सरकार की तरफ, जिसके तहत हाईटेक टूल रूम्स बनाए जाएंगे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैपिटल गुड्स कैपेबिलिटी को बढ़ावा दिया जाएगा, इसके तहत हाईटेक टूल रूम्स बनाए जाएंगे। ठीक है ना। और ए स्कीम फॉर द इनहेंसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट, इसको भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है ना, ए स्कीम फॉर द इनहेंसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट, इसको भी लाया जाएगा। ठीक है ना। उसके अलावा ए स्कीम फॉर कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग भी लाया जाएगा। ठीक है, जिसके लिए लगभग 10,000 करोड़ का बजटरी एलोकेशन भी दिया जा रहा है ओवर ए पीरियड ऑफ 5 years। ठीक है, और हाईटेक टूल रूम्स कहाँ बनाया जाएगा? 2 लोकेशन पे बनाया जाएगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए, सो स्कीम फॉर कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग लाया जाएगा, जिसके लिए बजटरी एलोकेशन 10,000 करोड़ का ओवर ए पीरियड ऑफ 5 years। ठीक है, फर्दर द लेबर इंटेंसिव टेक्सटाइल सेक्टर के लिए भी कुछ बातें कही गई है यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। तो इसके लिए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम विद 5 सब पार्ट्स है। तो पहला है नेशनल फाइबर स्कीम फॉर सेल्फ रिलायंस
इन नेचुरल फाइबर्स सच एज सिल्क, वूल एंड जूट एंड मैन मेड फाइबर्स एंड न्यू एज फाइबर्स। ठीक है, तो लेबर इंटेंसिव टेक्सटाइल सेक्टर के लिए भी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम विद 5 सब पार्ट्स की बात कही है माननीय फाइनेंस मिनिस्टर जी ने। तो पहला है नेशनल फाइबर स्कीम लाया जाएगा फॉर सेल्फ रिलायंस इन नेचुरल फाइबर्स सच एज सिल्क, वूल एंड जूट, मैन मेड फाइबर्स एंड न्यू एज फाइबर्स। ठीक है, उसके बाद है टेक्सटाइल एक्सपेंशन एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम लाया जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद है नेशनल हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोग्राम भी लाया जाएगा। ठीक है, नेशनल हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोग्राम to integrate and strengthen existing schemes and ensure target support to weavers and artisan। उसके बाद टैक्स इको इनिशिएटिव भी लाया जाएगा और उसके बाद समर्थ 2.0 के तहत मॉडर्नाइज किया जाएगा एंड अपग्रेड किया जाएगा टेक्सटाइल स्किलिंग को, इकोसिस्टम को थ्रू कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्री एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। तो समर्थ 2.0 किससे रिलेटेड है? मॉडर्नाइज एंड अपग्रेड द टेक्सटाइल स्किलिंग इकोसिस्टम। ठीक है, उसके अलावा सेटअप किया जाएगा मेगा टेक्सटाइल पार्क इन चैलेंजर मोड। ठीक है ना, मेगा टेक्सटाइल पार्क को सेटअप किया जाएगा इन चैलेंजर मोड। ठीक है ना, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव को लॉन्च किया जाएगा, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव को लॉन्च किया जाएगा जिससे खादी, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट को बूस्ट मिले। ठीक है, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव को लॉन्च किया जाएगा जिससे खादी, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट को बूस्ट मिले। ठीक है ना, इससे ग्लोबल मार्केट लिंकेज एंड ब्रांडिंग होगी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। इंडिया हैज ऑल्सो पोटेंशियल टू इमर्ज एज ए ग्लोबल हब फॉर हाई क्वालिटी अफोर्डेबल स्पोर्ट्स गुड्स। तो इसके लिए भी एक डेडिकेटिव इनिशिएटिव लॉन्च किया जाएगा दैट विल प्रमोट द मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च एंड इनोवेशन इन इक्विपमेंट डिजाइन एज वेल एज मटेरियल साइंसेज। ठीक है, उसके बाद रिजुविनेशन ऑफ लेगेसी इंडस्ट्रियल क्लस्टर की बात की गई है। ठीक है, तो इसके लिए सरकार बोल रही है कि हम स्कीम लाएंगे जिससे 200 लेगेसी इंडस्ट्रियल क्लस्टर को रिवाइव किया जाएगा टू इम्प्रूव द देयर कॉस्ट कम्पिटिटिवनेस एंड एफिशिएंसी थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। ठीक है, उसके बाद क्रिएटिंग चैंपियन एमएसएमई एंड सपोर्टिंग माइक्रो एंटरप्राइजेस की बात कही गई है और इसके लिए सरकार 3 pronged अप्रोच अपनाएगी टू हेल्प एमएसएमई ग्रो एज चैंपियंस। तो पहला है इक्विटी सपोर्ट, दूसरा है लिक्विडिटी सपोर्ट और तीसरा है प्रोफेशनल सपोर्ट। तो इक्विटी सपोर्ट में है कि एक 10,000 करोड़ का डेडिकेटेड एसएमई ग्रोथ फंड क्रिएट किया जाएगा जो कि क्रिएट करेगा फ्यूचर चैंपियंस, इंसेंटिवाइजिंग एंटरप्राइजेस बेस्ड ऑन सेल्फ क्राइटेरिया। इसके अलावा टॉपअप किया जाएगा सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड को जो 2021 में सेटअप किया गया था विथ 2000 करोड़। ठीक है ना, टॉपअप किया जाएगा सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड को जो कि सेटअप किया था 2021 में विथ 2000 करोड़। ये हमने पहले भी पढ़ा है। ठीक है ना, यहाँ रिवीजन हो रहा है आपका। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं लिक्विडिटी सपोर्ट की। तो ट्रेड्स का यूज किया जाएगा। ठीक है ना, लिक्विडिटी सपोर्ट बढ़ाने के लिए एमएसएमई के लिए। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग प्रोफेशनल सपोर्ट्स की बात करते हैं। ठीक है, तो प्रोफेशनल सपोर्ट्स के लिए हमें कॉर्पोरेट मित्रास का हेल्प लिया जाएगा और इसके लिए टियर 2 और टियर 3 टाउन में। ठीक है ना, गवर्नमेंट विल फैसिलिटेट प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन टू क्रिएट एंड डेवलप कॉर्पोरेट मित्रास स्पेशली इन टियर 2 एंड टियर 3 टाउन्स। ठीक है, which will help MSME meet the compliance requirement at affordable cost। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में देखते हैं क्या सरकार करने जा रही है। तो इन्विट्स, उसके बाद रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और NIIF एंड नेफपिड का यूज करके सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पुश में, इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना चाह रही है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। पब्लिक कैपेक्स हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 2 लाख करोड़ टू 11.2 लाख करोड़। ठीक है, और जिसको बढ़ा के कर दिया गया है फाइनेंशियल 26-27 में 12.2 लाख करोड़। ठीक है, तो 2014-15 फाइनेंशियल ईयर में 2 लाख करोड़ था पब्लिक कैपेक्स। ठीक है, 2025-26 में 11.2 लाख करोड़ था और 2026-27 में प्रपोज किया गया 12.2 लाख करोड़। ठीक है ना, चलिए ठीक है यहां तक। उसके बाद है सरकार एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड भी बनाएगी टू प्रोवाइड प्रूडेंटली कैलिब्रेटेड पार्शियल क्रेडिट गारंटी टू लेंडर। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड भी सरकार बनाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओवर द ईयर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हैव इमर्ज एज सक्सेसफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एसेट मोनेटाइजेशन। तो मंत्री जी ने कहा रियल एस्टेट एसेट्स ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थ्रू सेटिंग अप ऑफ डेडिकेटेड REITs। ठीक है, उसके बाद है टू प्रमोट इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल मूवमेंट ऑफ कार्गो। मंत्री जी कहती हैं एस्टैब्लिश करेंगे हम न्यू डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कनेक्टिंग डांकुनी इन द ईस्ट टू सूरत इन द वेस्ट। ठीक है, उसके अलावा ऑपरेशनलाइज होगा
20 नया नेशनल वाटरवे ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर, स्टार्टिंग विथ नेशनल वाटरवे 5 इन द ओडिशा टू कनेक्ट मिनरल रिच एरियाज ऑफ तालचर एंड अंगुल एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स लाइक कलिंगानगर टू द पोर्ट ऑफ पारादीप एंड धामड़ा इन ओडिशा। उसके अलावा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को भी सेटअप किया जाएगा एज रीजनल सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रिक्वायर्ड मैन पावर। ठीक है ना, ओके फाइन। उसके बाद शिप रिपेयर इकोसिस्टम भी बनाया जाएगा कैटरिंग टू द नीड्स ऑफ इनलैंड वाटरवेज, और कहां पे इसको बनाया जाएगा, वाराणसी एंड पटना में बनाया जाएगा। और कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम भी लाया जाएगा, ठीक है ना, ताकि रेल और रोड से कार्गो शिफ्ट कर जाए समुद्र में, टू इंक्रीज द समुद्र में और रिवर में, टू इंक्रीज द शेयर ऑफ इनलैंड वाटरवेज एंड कोस्टल शिपिंग फ्रॉम 6% टू 12% 2047 तक। तो उसको याद रखिएगा फिगर को, सरकार का लक्ष्य है 6 से इसको 12 बढ़ा देना परसेंटेज इसका शेयर 2047 तक। ठीक है, इसके अलावा टू कनेक्ट लास्ट माइल, टू इनहेंस लास्ट माइल एंड रिमोट कनेक्टिविटी सरकार लाएगी सी प्लेन वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम which will be introduced to provide support to operations। ठीक है ना, सरकार क्या लाएगी, सी प्लेन वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम। ठीक है, इसके अलावा है कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन स्टोरेज, तो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए सरकार ये स्कीम लाएगी। ठीक है, कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। ठीक है, across the 5 industrial sectors including power, steel, cement, refineries and chemicals, an outlay of 20,000 crore is proposed over the next 5 years। ठीक है, कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज का को बढ़ावा देगी सरकार। ठीक है ना, across 5 industrial sectors such as power, steel, cement, refineries and chemicals, an outlay of 20,000 crores is proposed over the next 5 years। ठीक है, city economic regions, cities are India's engines of growth, innovation and opportunities। ठीक है, ओके सरकार टीयर 2 और टीयर 3 और टेम्पल टाउन्स पे फोकस करेगी, इसके लिए टीयर 2, टीयर 3 एंड टेम्पल टाउन्स पे फोकस करेगी। ठीक है, और सिटी इकोनॉमिक रीजन्स सरकार डेवलप करेगी। ठीक है ना, और इसके लिए एलोकेशन किया जा रहा है 5,000 करोड़ पर सिटी इकोनॉमिक रीजन्स ओवर 5 ईयर। ठीक है, इसके लिए एलोकेशन किया जा रहा है 5,000 करोड़ पर सिटी इकोनॉमिक रीजन ओवर 5 ईयर्स। तो कितना का एलोकेशन किया जा रहा है, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। एलोकेशन ऑफ रुपीज 5,000 करोड़ per city economic region over 5 years is proposed for implementing their plans। ठीक है ना, थ्रू ए चैलेंज मोड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सरकार इसके अलावा 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर मिला रही है बिटवीन सिटी एज ग्रोथ कनेक्टर्स। ठीक है, और वो है मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, बेंगलुरु चेन्नई, हैदराबाद चेन्नई, दिल्ली वाराणसी एंड वाराणसी सिलीगुड़ी। वाराणसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है बिहार की गुजरता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फिनेंशियल सेक्टर। ठीक है, तो इंडियन बैंकिंग सेक्टर टुडे इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, हिस्टोरिक हाई इन प्रॉफिटेबिलिटी, improved asset quality and coverage exceeding 98% of villages in the country। तो याद रखिएगा ये डाटा पूछ सकता है कि कवरेज एक्सीड कर चुका है 98% ऑफ विलेज इन द कंट्री। ठीक है, नेक्स्ट है एक हाई लेवल कमेटी ऑन बैंकिंग फॉर विकसित भारत बनाया जाएगा, एक हाई लेवल कमेटी ऑन बैंकिंग फॉर विकसित भारत बनाया जाएगा। उसके अलावा एंड विजन फॉर द एनबीएफसीज फॉर द विकसित भारत हैज बीन आउटलाइंड। ठीक है, उसके अलावा है विच विल इम्प्रूव इफिशियंसी इन द पब्लिक सेक्टर एनबीएफसीज। ठीक है, एज ए फर्स्ट स्टेप, और इसके लिए प्रपोज किया जा रहा है restructure the power finance corporation and the rural electrification corporation। ये एक तरह का पब्लिक सेक्टर एनबीएफसीज है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रूल्स को भी रिव्यू किया जाएगा। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रूल्स को भी रिव्यू किया जाएगा। इसके बाद है म्युनिसिपल बॉन्ड्स को देखते हैं। ठीक है ना, सो टू इनकरेज द इशुएंस ऑफ म्युनिसिपल बॉन्ड्स ऑफ हायर वैल्यू बाय लार्ज सिटीज, एक इंसेंटिव स्कीम लाया जा रहा है 100 करोड़ फॉर सिंगल बॉन्ड इशुएंस ऑफ मोर देन 1000 करोड़। ठीक है, द करंट स्कीम अंडर अमृत which intensifies issuance up to 200 करोड़ will also continue to support the smaller and medium towns। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए। तो इंडिविजुअल पर्सन रेसिडेंट्स आउटसाइड इंडिया will be allowed to invest
थ्रू द पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम। ठीक है, इसको हमने पहले ही पढ़ा है, यहाँ पे डिवीजन हो रहा है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग एआई, इसको देखते हैं इस क्षेत्र में क्या हो रहा है। तो सरकार ने कई सारे स्टेप्स लिए हैं, जैसे एआई मिशन है, नेशनल क्वांटम मिशन है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड है और रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फंड भी है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड कर्तव्य का सरकार का, टू फुलफिल द एस्पिरेशंस एंड बिल्ड कैपेसिटी। ठीक है ना, so close to around 25 crore individuals have come out of multidimensional poverty through a decade of government sustained and reform oriented efforts। तो कितने लोग बाहर चुके हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से? लगभग 25 करोड़। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हाई पावर्ड एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज स्टैंडिंग कमेटी। ठीक है, सरकार एक हाई पावर्ड एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज स्टैंडिंग कमेटी बनाएगी। ठीक है, जो कि रिकमेंड करेगा measures that focus on the services sector as the core driver of विकसित भारत। ठीक है, और इंडिया को बनाना है, सरकार का लक्ष्य है ग्लोबल लीडर इन सर्विसेज विद 10% ग्लोबल शेयर बाय 2047। ठीक है, चलिए सरकार नेक्स्ट स्टेप ले रही है, क्रिएशन ऑफ प्रोफेशनल्स फॉर विकसित भारत। ठीक है, क्रिएशन ऑफ प्रोफेशनल्स फॉर विकसित भारत, और हेल्थ के लिए सरकार एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स, ठीक है, क्रिएट करना चाह रही है। ठीक है, इसको existing institutions for allied health professionals will be upgraded and new allied health professional institutions will be established in private and government sector, जो कि 10 डिसिप्लिन को सिलेक्ट करेगा। ठीक है ना, और इसके लिए सरकार का लक्ष्य है कि लगभग 10,000 allied health professional ओवर द नेक्स्ट 5 years ऐड करना। ठीक है ना, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग केयर इकोसिस्टम भी बनाया जाएगा। ठीक है, जहाँ पे NSQF अलाइन प्रोग्राम्स चलाया जाएगा, जिससे 1.5 लाख केयर गिवर्स को ट्रेन दिया जाएगा। ठीक है ना, 1.5 लाख केयर गिवर्स को ट्रेन किया जाएगा। ठीक है, हब फॉर मेडिकल वैल्यू टूरिज्म। ठीक है ना, सरकार मेडिकल टूरिज्म को भी सपोर्ट करना चाहती है, इसके लिए एक स्कीम लॉन्च करेगी टू सपोर्ट स्टेट्स इन एस्टैब्लिशिंग 5 रीजनल मेडिकल हब्स। ठीक है, 5 रीजनल मेडिकल हब सरकार एस्टैब्लिश करने के लिए स्टेट्स को सपोर्ट करेगी, इसके लिए एक स्कीम भी लाएगी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सरकार का इनिशिएटिव कि सरकार 3 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा सेटअप करेगी। ठीक है, और अपग्रेड करेगी आयुष फार्मेसीज को और ड्रग टेस्टिंग लैब फॉर हायर स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन इकोसिस्टम। ठीक है, और अपग्रेड करेगी WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिकल सेंटर इन जामनगर गुजरात। ठीक है ना, टू बोल्स्टर एविडेंस बेस्ड रिसर्च ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। ठीक है ना, तो सरकार सेटअप करेगी 3 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, अपग्रेड करेगी आयुष फार्मेसी को, ड्रग टेस्टिंग लैब को फॉर हायर स्टैंडर्ड एंड अपग्रेड करेगी WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर इन जामनगर गुजरात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाइव स्टॉक कंट्रीब्यूट्स क्लोज टू 16% ऑफ फार्म इनकम। ठीक है, लाइव स्टॉक कंट्रीब्यूट्स क्लोज टू 16% ऑफ फार्म इनकम, और इसके लिए सरकार क्या कर रही है, वेटरनरी प्रोफेशनल्स की अवेलेबिलिटी को स्केल अप करना चाह रही है बाय मोर देन 20,000। ठीक है, वेटरनरी प्रोफेशनल्स की अवेलेबिलिटी को स्केल अप करना चाहिए बाय मोर देन 20,000। ठीक है, उसके बाद ऑडियंस इकोनॉमी पे भी सरकार ध्यान दे रही है, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स, AVGC सेक्टर। ठीक है, इसके लिए सरकार क्या कर रही है, सपोर्ट करेगी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी मुंबई को। ठीक है, सरकार इन सेटिंग अप AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब्स इन 15,000 सेकेंडरी स्कूल्स एंड 500 कॉलेजेस। ठीक है, सरकार का लक्ष्य है 2 मिलियन प्रोफेशनल्स बाय 2030 क्रिएट करना। ठीक है ना, और ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि इतने 2 मिलियन प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट होगी 2030 तक। ठीक है ना, तो सेटअप किया जाएगा AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब्स इन 15,000 सेकेंडरी स्कूल्स एंड 500 कॉलेजेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिजाइन के क्षेत्र में सरकार स्टैब्लिश करेगी न्यू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन थ्रू द चैलेंज रूट। ठीक है ना, इन द ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, इन द ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं एजुकेशन के क्षेत्र में। आवर गवर्नमेंट विल सपोर्ट स्टेट्स थ्रू चैलेंज रूट इन क्रिएटिंग 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स इन द विसिनिटी ऑफ मेजर इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर्स। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हायर एजुकेशन के क्षेत्र में।
सरकार चाहती है एक गर्ल्स हॉस्टल हो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में स्टेम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का, ठीक है। उसके बाद 4 टेलीस्कोपिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी भी सरकार से ठीक है सेटअप करेगी। 4 टेलीस्कोपिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी भी सरकार सेटअप करेगी या अपग्रेड करेगी। नेशनल लार्ज टेलीस्कोप और नेशनल लार्ज ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप एंड हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप एंड द कॉस्मोस 2 प्लानिटेरियम, ठीक है। तो 4 टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को सरकार सेटअप करेगी या अपग्रेड करेगी, वर्तमान में जो 4 हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टूरिज्म के सेक्टर में सरकार क्या करने वाली है, तो सरकार सेटअप करेगी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी, ठीक है, बाय अपग्रेडिंग द एग्जिस्टिंग नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके बाद सरकार क्या करेगी, एक पायलट स्कीम लाएगी टू अपस्किल द 10,000 गाइड्स इन 20 आइकॉनिक टूरिस्ट साइट, ठीक है। ओके, सरकार एक लाएगी आपको पायलट स्कीम फॉर अपस्किलिंग 10,000 गाइड्स इन 20 आइकॉनिक टूरिस्ट साइट, ठीक है। उसके बाद सरकार नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड भी लाएगी। सरकार नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड एस्टैब्लिश करेगी टू डिजिटली डॉक्यूमेंट ऑल प्लेसेस ऑफ सिग्निफिकेंस कल्चरल स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज, ठीक है। उसके बाद सरकार लोगों को चाह रही है वर्ल्ड क्लास ट्रैकिंग एंड हाइकिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करे। इसके लिए सरकार माउंटेन ट्रेल्स इन हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, ठीक है, एंड जम्मू एंड कश्मीर लॉन्च करेगी। अराकू वैली इन ईस्टर्न घाट्स एंड पोधी घाई मलाई इन वेस्टर्न घाट्स, सरकार इसमें माउंटेन ट्रेल्स की को यहाँ पे एस्टेब्लिश करना चाहेगी, ठीक है। तो वर्ल्ड क्लास ट्रैकिंग एंड हाइकिंग एक्सपीरियंस के लिए सरकार क्या करेगी, माउंटेन ट्रेल्स कहाँ पे स्टार्ट करेगी, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड एंड जम्मू एंड कश्मीर, अराकू वैली इन द ईस्टर्न घाट्स एंड पोडी घाई मलाई इन द वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। उसके बाद टर्टल ट्रेल्स भी सरकार शुरुआत करेगी along the key nesting sites in the coastal areas, ठीक है, ऑफ उड़ीसा कर्नाटका एंड केरला, ठीक है। तो टर्टल ट्रेल्स भी स्टार्ट करेगी सरकार टू ट्रेकिंग वर्ल्ड क्लास ट्रेकिंग एंड हाइकिंग एक्सपीरियंस के लिए टर्टल ट्रेल्स along the key nesting sites in coastal areas of उड़ीसा कर्नाटका एंड केरला एंड बर्ड वाचिंग ट्रेल्स भी स्टार्ट करेगी कहाँ पे, पुलिकत लेक आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये सब सरकार करने जा रही है, ठीक है। सरकार इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को एस्टैब्लिश किया सरकार ने, सरकार के इनिशिएटिव्स के द्वारा अंडर द विजनरी लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इंडिया एस्टैब्लिश द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इन 2024 और दिस ईयर इंडिया विल होस्ट द फर्स्ट एवर बिग कैट समिट, ठीक है, जहां पे 95 रेंज कंट्रीज के लोग पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। हेरिटेज एंड कल्चरल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 15 आर्कियोलॉजिकल साइट्स को डेवलप किया जाएगा इंक्लूडिंग लोथल, धोलावीरा, राखीरगिरी, अदिचन्नूर, सारनाथ, हस्तिनापुर, लेह पैलेस इनटू वाइब्रेंट एक्सपीरियंसर कल्चरल डेस्टिनेशन। तो इसको याद कर लीजिए आप, इसमें कौन कौन शामिल है, लोथल, धोलावीरा, राखीरगिरी, अदिचन्नूर, सारनाथ, हस्तिनापुर एंड लेह पैलेस इनटू वाइब्रेंट एक्सपीरियंशियल कल्चरल डेस्टिनेशन। तो इस तरह के 15 आर्कियोलॉजिकल साइट्स को डेवलप किया जाएगा, ठीक है। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में सरकार खेलो इंडिया मिशन को ऑलरेडी बढ़ावा दे रही है और उसको ही बढ़ावा देने पे जोर दिया जाएगा, और ठीक है। आगे बात करते हैं, सरकार अपना तीसरा कर्तव्य की बात करती है जो कि अलाइन करता है विद द विजन ऑफ सबका साथ सबका विकास टुवार्ड से विकसित भारत, सबका साथ सबका विकास टुवार्ड से विकसित भारत, एंड दिस रिक्वायर्स टारगेटेड एफर्ट फॉर इंक्रीजिंग द फार्मर्स इनकम थ्रू प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप विद स्पेशल अटेंशन टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, ठीक है। तो थर्ड कर्तव्य जो है सबका साथ सबका विकास के तहत सरकार फार्मर्स का इनकम बढ़ाना चाहती है, दिव्यांगजन को एम्पावर करना चाहती है और एम्पावरिंग द वनरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी सरकार फोकस करना चाह रही है पूर्वोदय स्टेट्स पे और नॉर्थ ईस्ट रीजन पे। तो यहाँ पे देखिए थर्ड कर्तव्य के तहत सरकार 4 चीजों पे विशेष ध्यान दे रही है, फार्मर्स के इनकम को बढ़ाना, ठीक है, जो पहला पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, फार्मर्स के इनकम को बढ़ाना, दिव्यांगजनों को एम्पावर करना, ठीक है, वल्नरेबल सेक्शन को एम्पावर करना, ठीक है, और फोकस ऑन द पूर्वोदय स्टेट्स एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन्स, ठीक है। तो यहाँ 4 चीजों पर सरकार बढ़ावा दे रही है। आइए डिस्कस करते हैं फार्म इनकम को सरकार कैसे बढ़ाना चाहती है। तो फिशरीज सेक्टर को सरकार प्रमोट करेगी, जिसके लिए सरकार डेवलप करेगी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ 500 रिजर्वायर्स एंड अमृत सरोवर, ठीक है। तो यहाँ पे मछली पालन हो सकेगा, ठीक है, 500 रिजर्वायर अमृत सरोवर को सरकार डेवलप करेगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एनिमल हस्बेंड्री के क्षेत्र में सरकार क्या काम करेगी। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था, वेटरनरी प्रोफेशनल्स की हायरिंग को बढ़ाएगी और उसके प्रोफेशनल्स की संख्या को बढ़ाएगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, हाई वैल्यू एग्रीकल्चर क्षेत्र में सरकार क्या करेगी, तो सरकार प्रमोट करेगी हाई वैल्यू क्रॉप सच एज कोकोनट, सैंडलवुड, कोकोआ एंड कैश्यू इन कोस्टल एरियाज, ठीक है, अगार ट्रीज इन नॉर्थ ईस्ट,
and nuts such as almond, walnuts and pine nuts in our hill region will be supported. ठीक है, तो हाई वैल्यू एग्रीकल्चर को सरकार सपोर्ट करना चाहती है, फार्म आउटपुट्स को डाइवर्स करना चाह रही है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाह रही है, फार्मर्स का इनकम को बढ़ाना चाह रही है, नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ाना चाह रही है। इसके लिए कोकोनट, सैंडलवुड, कोकोआ और कैशू, कोकोनट, सैंडलवुड, कोकोआ और कैशू कोस्टल एरिया में बढ़ावा दिया जाएगा। कोस्टल एरिया में कौन कौन को बढ़ावा दिया जाएगा? कोकोनट, सैंडलवुड, कोकोआ एंड कैशू, agar trees in the northeast and nuts such as almonds, agar trees नॉर्थ ईस्ट में याद रखिएगा, and nuts such as almonds, walnuts and pine nuts। तो WAP मैंने पहले भी पढ़ाया था इसको, इन आवर हिली रीजन्स, इसको भी सपोर्ट किया जाएगा। इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोकोनट्स, ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। और इसके लिए सरकार क्या लाएगी? कोकोनट प्रमोशन स्कीम लाएगी, ठीक है, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी। सो इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोकोनट्स, तो सरकार इसके लिए क्या लाने जा रही है? कोकोनट प्रमोशन स्कीम, ठीक है। सरकार इंडियन कैशू और कोकोआ को भी बढ़ावा देने जा रही है, ठीक है, ठीक है। इसके लिए भी एक डेडिकेटेड प्रोग्राम लाया जाएगा सरकार के द्वारा, ठीक है। और सरकार का लक्ष्य क्या है कि वो इंडियन कैशू और इंडियन कोकोआ को प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड कब तक बनाए? 2035, 36, 37, 30, 47, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30। तो इसको भी याद रखिएगा, एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सैंडलवुड, ठीक है, इज क्लोजली लिंक टू इंडिया सोशल एंड कल्चरल हेरिटेज, ठीक है। सरकार इसके लिए भी काम कर रही है, इसको भी प्रमोट कर रही है सरकार, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। सरकार वॉलनट्स, आलमंड्स एंड पाइन नट्स को भी प्रमोट करने के लिए काम कर रही है, और इसके लिए सरकार चाह रही है कि रिजुविनेट करेगा ओल्ड लो यील्डिंग ऑर्किड्स एंड एक्सपैंड हाई डेंसिटी कल्टीवेशन ऑफ वॉलनट्स, आलमंड्स एंड पाइन नट्स। तो WAP इसको आप याद रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट है भारत विस्तार, यानी वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो सरकार लॉन्च करेगी भारत विस्तार, जो कि क्या है? एक वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज, ठीक है, जो कि एक मल्टीलैंग्वेज AI टूल होगा दैट शैल इंटीग्रेट द एग्रीस्टैक पोर्टल एंड ICAR पैकेज ऑन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस विद AI सिस्टम। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। दिस विल enhance the farm productivity, enable better decisions for farmer and reduce risk by providing customized advisory support। तो एक मल्टीलिंगुअल AI टूल है भारत विस्तार, वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सरकार सी मार्ट्स लाएगी फॉर रूरल वुमेन लेड एंटरप्राइजेस, ठीक है। सरकार क्या लाएगी? सी मार्ट्स फॉर रूरल वुमेन लेड एंटरप्राइजेस, बिल्डिंग ऑन द सक्सेस ऑफ लखपति दीदी स्कीम। सरकार ला रही है सी सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर यानी सी मार्ट। सरकार क्या ला रही है? सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर यानी सी मार्ट्स, ठीक है, एज ए कम्युनिटी ऑन्ड रिटेल आउटलेट within the cluster level federation through the enhanced and innovative financing instruments, ठीक है। सरकार अब दिव्यांगजनों लोगों को भी एम्पावर कर रही है और इसके लिए लाया जा रहा है दिव्यांगजन कौशल योजना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दिव्यांग सहारा योजना, भी सरकार ला रही है। उनको हाई क्वालिटी असिस्टिव डिवाइसेस जो भी एलिजिबल दिव्यांगजन उनको प्रोवाइड करना सरकार का लक्ष्य है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। सरकार अपने कमिटमेंट को रिफर्म कर रही है कि मेंटल हेल्थ और ट्रॉमा पे विशेष ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि आज के डेट में मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है, ठीक है ना। इस टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ चुका है, ठीक है ना। सो एट प्रेजेंट देयर आर नो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ केयर इन नॉर्थ इंडिया। तो निमांस 2 सेटअप किया जाएगा नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। ऑलरेडी निमांस 1 है बेंगलुरु में, और अपग्रेड किया जाएगा नेशनल मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट जो कि रांची और तेजपुर में है, तेजपुर असम, रांची झारखंड, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो फोकस ऑन द पूर्वोदया स्टेट्स पे ध्यान दिया जाएगा, नॉर्थ ईस्ट रीजन पे ध्यान दिया जाएगा। पूर्वोदया की तरफ सरकार डेवलप करेगी एक इंटीग्रेटेड ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विद ए वेल कनेक्टेड नोड एट दुर्गापुर एंड क्रिएशन ऑफ 5 टूरिज्म डेस्टिनेशंस इन द 5 पूर्वोदया स्टेट्स एंड द प्रोविजन ऑफ 4000 इलेक्ट्रिक बसेस, ठीक है। इसको हमने पहले भी देखा था। उसके बाद बुद्धिस्ट साइट्स को डेवलप किया जाएगा नॉर्थ ईस्ट रीजन में, ठीक है।
चलिए उसके बाद सरकार प्रपोज कर रही है टू लॉन्च ए स्कीम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिस्ट सर्किल इन अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन कौन स्टेट है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा, 6 स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट के। आगे बढ़ते हैं। 16 फाइनेंस कमीशन का सरकार ने क्या कहा है? तो 17 नवंबर 2025 को 16 फाइनेंस कमीशन ने अपना रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सौंपा और अंडर आर्टिकल 281 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट इज टू लीड द रिपोर्ट along with the explanatory memorandum on the action taken, report on the recommendation of the finance commission in the parliament. ठीक है। So the government has accepted the provisions of the accepted the recommendations of the commissions to retain the vertical share of devolution at 41% as recommended by the commissions। ठीक है। सरकार इस बार प्रोवाइड कर रही है 1.4 लाख करोड़ टू स्टेट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026-27 एज फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स, और इसमें रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रांट शामिल होगा। फिस्कल कंसोलिडेशन की बात करते हैं तो सरकार कह रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का टारगेट है कि वो डेप्ट टू जीडीपी रेशियो 50 +-1% पहुंचना चाहती है बाय 2030-31। ठीक है, बाय 2030-31। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 31 या बाय 2030-31। ठीक है, और in line with this the debt to GDP ratio is estimated to 55.6% in the BE 2026-27 compared to 56.1% of GDP in RE 2025-26। ठीक है, a declining debt to GDP ratio will gradually free up resources for priority sector expenditure। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सरकार कह रही है कि हम लोग फिस्कल डेफिसिट टारगेट को अच्छे से मेंटेन करना चाहते हैं। ठीक है ना, और फिस्कल डेफिसिट धीरे धीरे रिड्यूस ही हो रहा है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और रिड्यूस होते होते वर्तमान में आ चुका है बी 2025-26 में जो टारगेट था 4.4% का, आरडी में भी वही है 4.4%, और सरकार एस्टिमेट कर रही है कि बी 2026-27 में ये 4.3% ऑफ जीडीपी हो जाएगा हमारा फिस्कल डेफिसिट। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सरकार का रिवाइज्ड एस्टिमेट आ गया 2025-26 का ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, जो कि होने वाला है 49.6 लाख करोड़, ऑफ विच कैपिटल एक्सपेंडिचर इज अबाउट 11 लाख करोड़। ठीक है, तो सरकार का रिवाइज्ड एस्टिमेट के हिसाब से टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? 49.6 लाख करोड़, ऑफ विच द कैपिटल एक्सपेंडिचर इज अबाउट 11 लाख करोड़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एज पर द बजट एस्टिमेट 2026-27 सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर कितना होने वाला है? सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर 53.5 लाख करोड़। ठीक है, सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर कितना होने वाला है? 53.5 लाख करोड़। ठीक है ना, तो एज पर द बजट एस्टिमेट 2026 सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा? 53.5 लाख करोड़, 53.5 लाख करोड़। ठीक है ना, ओके ठीक है, जिसमें सेंटर का नेट टैक्स रिसिप्ट कितना होगा? 28.7 करोड़। ठीक है, 28.7 करोड़। ठीक है, 28.7 करोड़। ठीक है, सेंटर का नेट टैक्स रिसिप्ट होगा। So to the finance the fiscal deficit, the net market borrowing from dated securities are estimated at 11.7 lakh crore. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowing are estimated at 17.2 lakh crore। ठीक है, gross market borrowing कितना होगा? 17.2 लाख करोड़, और to finance the fiscal deficit the net market borrowing from dated securities are estimated at 11.7 लाख करोड़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पार्ट बी का बजट पे मूव करते हैं। तो नया इनकम टैक्स एक्ट इस साल लागू हो जाएगा। ठीक है ना, तो कम्प्रिहेंसिव रिव्यू किया गया इनकम टैक्स एक्ट 1961 का, और नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लाया गया, जो इफेक्ट होगा विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। ठीक है, ईज ऑफ लिविंग की बात करते हैं तो सरकार प्रपोज कर रही है कि एनी interest awarded by the motor accident claim tribunals to a natural person will be exempt from the income tax and any TDS on this account will be done away with। ठीक है, चलिए अच्छा इनिशिएटिव है सरकार का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सब एक्चुअली मैंने पहले कवर किया इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट है तो मैं बताता हूँ। यहाँ पे अभी तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा है ऐसा। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इधर, ये कवर कर लिया हमने। सो यहाँ पे है, ठीक है, सपोर्टिंग आईटी सेक्टर एज इंडियाज ग्रोथ इंजन, ठीक है। सो the threshold for availing safe harbor for IT services is being enhanced substantially from 300 crore rupees to 2100 crore rupees, ठीक है। safe harbor for IT services shall be approved, ठीक है ना, by an automated driven process, ठीक है। आगे बात करते हैं अट्रैक्टिंग ग्लोबल एंड बिजनेस, अट्रैक्टिंग ग्लोबल बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। तो सरकार कर रही है रिकॉग्नाइजिंग द नीड ऑफ सरकार रिकॉग्नाइजिंग द नीड टू इनेबल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बूस्ट इन्वेस्टमेंट इन डाटा सेंटर। गवर्नमेंट प्रपोज कर रही है टू प्रोवाइड टैक्स हॉलिडे टिल 2047 टू एनी फॉरेन कंपनी दैट प्रोवाइड्स क्लाउड सर्विसेज टू कस्टमर्स ग्लोबली बाय यूजिंग द डाटा सेंटर सर्विसेज फ्रॉम इंडिया, ठीक है ना। इट विल हाउएवर नीड टू प्रोवाइड सर्विसेज टू इंडियन कस्टमर थ्रू एन इंडियन रीसेलर एंटिटी, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा एनर्जी ट्रांजिशन सिक्योरिटी में देखते हैं सरकार क्या कर रही है, एक्सटेंड कर रही है बेसिक कस्टम ड्यूटी एग्जाम्पशन गिवन टू कैपिटल गुड्स यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग लिथियम आयन सेल्स फॉर बैटरीज टू दोज मैन्युफैक्चरिंग लिथियम आयन सेल फॉर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम 2, ठीक है। सरकार एग्जाम्प्ट कर रही है बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्ट ऑफ सोडियम एंटीमोनेट फॉर द यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर ग्लास। तो याद रखिए सोडियम एंटीमोनेट का यूज किसमें होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर ग्लास। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, सोडियम एंटीमोनेट, ठीक है, यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर ग्लास। न्यूक्लियर पावर के लिए सरकार बोल रही है to extend the basic custom duty exemption on import of goods required for nuclear power projects till the year 2035 and expand it for all nuclear power plants irrespective of their capacity, ठीक है, ठीक है। इसके बाद बायोगैस ब्लेंड सीएनजी के लिए सरकार बोली क्रिटिकल मिनरल तो हमने पहले ही पढ़ लिया है, मैं दोबारा नहीं पढ़ रहा हूँ उसको। सरकार बोल रही है टू एक्सक्लूड द इंटायर वैल्यू ऑफ बायोगैस व्हाइल कैलकुलेटिंग सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पेबल ऑन बायोगैस ब्लेंड सीएनजी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे एक फैक्ट है कि ब्लैक मनी एक्ट कब आया था, तो अंडर द ब्लैक मनी अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015। तो ब्लैक मनी एक्ट कब आया था, 2015 में, ठीक है। सो एक इंपॉर्टेंट क्रिटिकल मिनरल्स है मोनाजाइट, इस पे बेसिक कस्टम ड्यूटी पहले 2.5% था, अब उसको नील कर दिया गया है, ठीक है। सोडियम एंटीमोनेट हमने पहले भी पढ़ा, इसका यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर ग्लास, पहले 7.5% था इस पे बेसिक कस्टम ड्यूटी, जिसको नील कर दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अमोनियम फॉस्फेट एंड अमोनियम नाइट्रोफॉस्फेट फॉर यूज एज मैन्योर और फॉर प्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, ठीक है। तो इनका यूज होता था किसमें, फॉर यूज एज मैन्योर और फॉर प्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। किसका यूज होता था, अमोनियम फॉस्फेट और अमोनियम नाइट्रोफॉस्फेट, ठीक है, इसको याद रखना है, ठीक है ना। इनवर्ट जो है कंपाउंड होता है जिसका फॉर्मूला होता है FeNi36, ठीक है, जो निकल आयरन अलॉय, ठीक है। तो इसमें निकल होता है 36% और आयरन होता है 64%। इनवर्ट क्या होता है, ये आयरन और निकल का अलॉय है जिसमें आयरन होता है 64% और निकल होता है 36%। ये एक्सेप्शनली लो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है इसका, ठीक है, ओके फाइन। सो नेप्थेला एक कुछ कंपाउंड है जिसका यूज होता है मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर, ठीक है। तो याद रखिएगा नेप्थेला एक कंपाउंड है जिसका यूज होता है मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर, ठीक है। उसके बाद है सिलिकॉन फॉर द यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अनडिफ्यूज्ड सिलिकॉन वेफर्स एंड अनडिफ्यूज्ड सिलिकॉन वेफर्स फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सोलर सेल्स एंड सोलर मॉड्यूल। तो सिलिकॉन का यूज किसमें होता है, सोलर सिलिकॉन वेफर्स बनाने के लिए, ठीक है, फॉर यूज इन द सोलर सेल्स एंड सोलर मॉड्यूल्स, ठीक है। उसके बाद है माल्टोल। माल्टोल क्या होता है, उसका यूज होता है फॉर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डेफेरिप्रोन, ठीक है ना। माल्टोल का यूज क्या होता है, फॉर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डेफेरिप्रोन, ठीक है ना। और माल्टोल क्या है, एक नेचुरली अकरिंग व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है। माल्टोल क्या है, एक नेचुरली अकरिंग व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है फॉर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डेफेरिप्रोन। और डेफेरिप्रोन क्या है, एक ओरल आयरन चिलेटिंग मेडिकेशन है यूज टू ट्रीट क्रोनिक आयरन ओवरलोड इन पेशेंट, ठीक है ना। तो डेफेरिप्रोन क्या है, एक ओरल आयरन चिलेटिंग मेडिकेशन है यूज टू ट्रीट क्रोनिक आयरन ओवरलोड इन पेशेंट, ठीक है ना। तो माल्टोल का यूज होता है फॉर इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डेफेरिप्रोन
और माल्टोल क्या एक नेचुरली अकरिंग व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद है इथाइलिन प्रोपाइलिन, ठीक है, तो एक नॉन कंजुगेटेड डाइनिल रबर ईपीडीएम है, ठीक है ना। इथाइलिन प्रोपाइलिन नॉन कंजुगेटेड डाइनिल रबर है, ईपीडीएम, ठीक है। इथाइलिन प्रोपाइलिन नॉन कंजुगेटेड डाइन रबर ईपीडीएम फॉर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ इंसुलेटेड वायर्स एंड केबल। इंसुलेटेड वायर्स और केबल में किसका यूज होता है, ईपीडीएम का, इथाइलिन प्रोपाइलिन नॉन कंजुगेटेड डाइन रबर, ठीक है। इथाइलिन प्रोपाइलिन नॉन कंजुगेटेड डाइन रबर इसका किसमें यूज होता है, फॉर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ इंसुलेटेड वायर्स एंड केबल्स, ठीक है। क्वेश्चन साइंस के सेक्शन में भी आ सकता है ये, which of the following is used in the manufacture of insulated wires and cables, तो ईपीडीएम दे देगा ये, तो आप क्या लिखोगे, तो ये बजट से लिया गया है, ठीक है ना। तो इस तरह का चीजें होती है। नेक्स्ट है हमारा जियोलाइट, ठीक है, जियोलाइट फॉर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वास्कोट फॉर कैटालिटिक कन्वर्टर, ठीक है। तो जियोलाइट का यूज होता है फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ वास्कोट फॉर कैटालिटिक कन्वर्टर, जियोलाइट फॉर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वास्कोट फॉर कैटालिटिक कन्वर्टर, ठीक है। और एक फुल फॉर्म देख लेते हैं यहाँ पे, नेशनल कैलामिटी कंटिजेंट ड्यूटी, एनसीसीडी, ठीक है, नेशनल कैलामिटी कंटिजेंट ड्यूटी, ठीक है। तो इस तरह हमारा ये भी समाप्त हुआ, ठीक है। आइए और कुछ बजट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो उसको देखते हैं। सो बजट कौन बनाता है, देखिए अब मैं अलग अलग सोर्सेज से आपको कुछ की फैक्ट्स बताऊंगा, उसको आप नोट डाउन कर लोगे तो अच्छा रहेगा। और यह ऑडियो को आप ध्यान से सुनो, अगर आपको लगता है आपको आता है तो मत नोट डाउन करो, अगर नहीं आता है तो आप नोट डाउन कर लो। अगर आप नहीं नोट डाउन करना चाहते तो आप इसी वीडियो को बार बार रिवाइज करो, ठीक है। तो क्योंकि अभी तो मैंने लगभग 3 सोर्स को कवर किया है और अभी ये 4th सोर्स को मैं कवर कर रहा हूँ, अगर कुछ मिसिंग होगा उसको मैं सिर्फ यहाँ बोलूंगा, ठीक है। चलिए, तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो होता है ना, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का होता है, वो बनाता है बजट, ठीक है। कौन बनाता है बजट, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। चलिए, बजट को पास करने का क्या तरीका है, बजट को प्रेजेंट किया जाता है सबसे पहले, उसके बाद जनरल डिस्कशन होता है बोथ हाउसेज में बजट का, ठीक है। उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी स्क्रूटनाइज करती है इंडिविजुअल मिनिस्टर्स डिमांड फॉर ऑफ ग्रांट्स, फिर ठीक है, उसका डिटेल डिस्कशन होता है एंड वोटिंग होता है डिमांड ऑफ ग्रांट फॉर लोकसभा में, ठीक है। उसके बाद अप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस बिल पास हो जाता है, ठीक है ना। तो हिस्ट्री ऑफ बजट इन इंडिया देखते हैं, तो प्री इंडिपेंडेंस, तो जेम्स विल्सन थे फर्स्ट फाइनेंस मेंबर हु प्रेजेंटेड फर्स्ट बजट ऑफ इंडिया ऑन 7 अप्रैल 1860, ठीक है, 1860 में, ठीक है ना। थोड़ा हिस्ट्री ऑफ बजट को हम लोग देखने जा रहे हैं अब, ओके। तो जेम्स विल्सन, ठीक है, कौन थे वो, जेम्स विल्सन, ठीक है ना, जेम्स विल्सन थे, ओके। तो जेम्स विल्सन वाज द फर्स्ट फाइनेंस मेंबर हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट बजट ऑफ इंडिया ऑन 7 अप्रैल 1860, ठीक है। उसके बाद मीर मिस्टर लियाकत अली खान ए मेंबर ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट प्रेजेंटेड द बजट ऑफ 1947-48, ठीक है। तो मैम मिस्टर लियाकत अली खान जो कि इंटरिम गवर्नमेंट के मेंबर थे, उन्होंने बजट पेश किया कब, 1947-48 में। और पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर श्री आर के सन्मुखम शेट्टी प्रेजेंटेड द फर्स्ट बजट ऑन 26 नवंबर 1947, ठीक है। तो श्री आर के Sanmukham Shetty presented the first budget post independence India's first finance minister on 26 नवंबर 1947, ठीक है। तो ये हमारा हिस्ट्री ऑफ बजट इन इंडिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पहले भी मैंने पढ़ाया बट मैं रिपीट कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के लिए सरकार क्या कर रही है, द बजट प्रोपोजेड इंक्रीजिंग द आउटले ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम फ्रॉम 22,000 जस्ट ए सेकेंड फ्रॉम 22,919 करोड़ से बढ़ा के इसका बजट कर रही है सरकार 40,000 करोड़, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा आप, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम है और इस बजट में इसका बजट को बढ़ा दिया गया 22,919 करोड़ से लेकर 40,000 करोड़, ठीक है। और सरकार रेयर अर्थ कॉरिडोर कहाँ बना रही है, किन 4 स्टेट्स में, उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, ठीक है, डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर। सो एक टर्म आता है रेयर अर्थ एलिमेंट, तो वो क्या होते हैं, दीज आर ए सेट ऑफ 17 एलिमेंट्स इंक्लूडिंग 15 लैंथेनाइड्स प्लस स्कैंडियम एंड यट्रियम, ठीक है। तो रेयर अर्थ एलिमेंट क्या होता है, सेट ऑफ 17 एलिमेंट्स इंक्लूडिंग 15 लैंथेनाइड्स प्लस स्कैंडियम एंड यट्रियम, ठीक है। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ स्पेशल प्रोविजंस है रिलेटेड टू बजट, उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो 109, ठीक है,
109 में क्या डिस्कस्ड है, ठीक है, 109 में बताइए स्पेशल प्रोसीड्यूर इन रिस्पेक्ट टू मनी बिल्स, ठीक है, और 1010 में क्या है मेंशन्ड, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल्स, ठीक है, 1010 में डेफिनेशन ऑफ मनी बिल्स, 109 में स्पेशल प्रोसीड्यूर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल्स, ठीक है। 1112 में क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, 1112 में क्या है, 112 में क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। 113 यानी 113 में क्या है, प्रोसीड्यूर इन पार्लियामेंट विथ रिस्पेक्ट टू एस्टिमेट्स यानी डिमांड ऑफ ग्रांट्स, ठीक है, ठीक है, प्रोसीड्यूर इन पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू एस्टिमेट्स 113, ठीक है, डिमांड ऑफ ग्रांट्स, ठीक है। उसके बाद 114 में क्या है, अप्रोप्रिएशन बिल है, 114 में क्या है, अप्रोप्रिएशन बिल है, ठीक है ना। उसके बाद 115 में क्या है, सप्लीमेंट्री एडिशनल और एक्सेस ग्रांट, 115 में क्या है, सप्लीमेंट्री एडिशनल और एक्सेस ग्रांट 115 में है, ठीक है। उसके बाद 116 में क्या है, वोट एन अकाउंट, वोट ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट, 116 में क्या है, वोट एन अकाउंट, वोट ऑफ क्रेडिट और एक्सेप्शनल ग्रांट, 117 में क्या है, स्पेशल प्रोविजंस एज टू फाइनेंस बिल, 117 में क्या है, स्पेशल प्रोविजंस एज टू फाइनेंस बिल है, ठीक है। 150 में क्या है, फॉर्म ऑफ अकाउंट ऑफ द यूनियन एंड ऑफ द स्टेट, ठीक है, 150 में क्या है, फॉर्म ऑफ अकाउंट ऑफ द यूनियन एंड ऑफ स्टेट्स, ठीक है, 150 में क्या है, फॉर्म ऑफ अकाउंट ऑफ यूनियन एंड ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। 151 में क्या है, ऑडिट रिपोर्ट्स, 151 में क्या है, ऑडिट रिपोर्ट्स है। आर्टिकल 265 में क्या है, टैक्सेस नॉट टू बी इम्पोज्ड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, ठीक है। तो आर्टिकल 255 में किस चीज का वर्णन है, those taxes not to be imposed except by authority of law. Article 266 consolidated fund of India and public account of India and of the states, ठीक है। आर्टिकल 266 में क्या है, consolidated fund of India and public account of India and of the states. आर्टिकल 267 में क्या है, contingency fund of India, ठीक है। आर्टिकल 267 में क्या है, contingency fund of India, एट प्रेजेंट इसका कॉर्पस कितना है, 30,000 करोड़ है, ठीक है ना। आर्टिकल 275 में क्या है, ग्रांट फ्रॉम द यूनियन टू सर्टेन स्टेट, आर्टिकल 275 में क्या है, ग्रांट फ्रॉम द सेंटर टू सर्टेन स्टेट्स, ठीक है। आर्टिकल 280 में क्या है, फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280 में क्या है, फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280 में क्या है, फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 281 में क्या है, रिकमेंडेशंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 281 में क्या है, रिकमेंडेशंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन, और आर्टिकल 292 में क्या है, बोर्डिंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 292 में क्या है, बोर्डिंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 293 में क्या है, बोर्डिंग बाय द स्टेट्स, ठीक है। आर्टिकल 292 में क्या है, बोर्डिंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 293 में क्या है, बोर्डिंग बाय द स्टेट्स, ठीक है। ओके फाइन। और आर्टिकल 279 ए में क्या है, जीएसटी काउंसिल, आर्टिकल 279 ए में क्या है, जीएसटी काउंसिल, आर्टिकल 279 ए में क्या है, जीएसटी काउंसिल का जिक्र है, ठीक है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल बॉडी है, ठीक है ना। तो एक यहाँ पे प्रश्न है कि द यूनियन बजट 2026-27 इज बिल्ड अराउंड विच ऑफ द फॉलोइंग की ड्यूटीज और प्रायोरिटीज, तो इसका आंसर हो जाएगा इकोनॉमिक ग्रोथ, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ठीक है। Economic growth, capacity building and inclusive development. The Union Budget 2026-27 is built around which of the following key duties or priorities? Economic growth, capacity building and inclusive development. ठीक है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर एलोकेशन कितना है इस बार के बजट में, 12.2 लाख करोड़, ठीक है। और फिजिकल डिफिसिट का टारगेट क्या है इस बार के बजट में, 26-27 का 4.3% ऑफ जीडीपी, ठीक है ना। इनकम टैक्स एक्ट 2025 कब से लागू हो रहा है, 1 अप्रैल 2026 से, ठीक है ना। और व्हाट इज द मिनिमम अल्टरनेट टैक्स ट्रीटमेंट फ्रॉम अप्रैल 2026, तो इट बिकम्स ए फाइनल टैक्स एट 14%, ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम अल्टरनेट टैक्स ट्रीटमेंट फ्रॉम अप्रैल 2026, इट बिकम्स ए फाइनल टैक्स एट 14%, ठीक है। और बेसिक कस्टम ड्यूटी को ऑन पर्सनल इंपोर्ट को 20 से घटा के 10% कर दिया गया, ठीक है। रिमूवल ऑफ कस्टम्स ड्यूटी ऑन पर्सनल इंपोर्ट्स फ्रॉम 20% टू 10%, ठीक है ना। उसके अलावा एक अच्छा और क्वेश्चन है, द यूनियन बजट 2026-27 प्रमोट्स एक्सपेंशन ऑफ सिटी इकोनॉमिक रीजन्स विद एडिशनल एलोकेशंस, व्हाट इज द फंड एलोकेटेड पर सीईआर सिटी इकोनॉमिक रीजन्स ओवर 5 इयर्स, तो 5000 करोड़, ठीक है, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन एंड हायर एजुकेशन एनरोलमेंट के लिए सरकार क्या कर रही है, 10,000 करोड़ रुपया एलोकेट कर रही है फॉर कंस्ट्रक्टिंग गर्ल्स हॉस्टल इन एवरी डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस इंडिया, ठीक है। 10,000 करोड़ का एलोकेशन दिया जा रहा है सरकार के द्वारा टू फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ गर्ल्स हॉस्टल इन एवरी डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस इंडिया, ठीक है ना। सरकार ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.2 लॉन्च किया है विथ एन 40,000 करोड़ आउटले एमिंग टू बूस्ट द कंट्रीज सेमीकंडक्टर
इकोसिस्टम, ठीक। 40,000 करोड़ आउटफ्लो के साथ सरकार ने क्या लॉन्च किया है? इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.2, ठीक है ना, इसको याद रखना है। मैं कुछ फैक्ट इसलिए रिपीट कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे खुद लग रहा है मैं मिस कर दिया हूँ, नहीं किया हूँ, इसलिए मैं रिपीट कर दे रहा हूँ 100% कंफर्मेशन के लिए, बट शायद मैंने कवर किया है इस पॉइंट को। ओके, ठीक है। तो सरकार चाह रही है नॉर्थ ईस्ट रीजन का डेवलपमेंट के लिए, और वहाँ पे बुद्धिस्ट सर्किट डेवलपमेंट किया जा रहा है। देखिए, रिकॉग्निशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट एज ए सिविलाइजेशन, कॉन्फ्रेंस ऑफ थेरावाडा बुद्धिज्म, महायान बुद्धिज्म और वज्रयान ट्रेडिशन। तो वहाँ पे तीनों आपको मिलेगा नॉर्थ ईस्ट रीजन में, थेरावाडा बुद्धिज्म, महायान बुद्धिज्म और वज्रयान ट्रेडिशन। और जो ये स्कीम है बुद्धिस्ट सर्किट को डेवलप करने का 6 नॉर्थ ईस्ट स्टेट में लागू किया जा रहा है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा। ASA MMT, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा, ठीक है ना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम as to action taken on the recommendation made by the 16th Finance Commission chaired by श्री अरविंद पनगड़िया, ठीक है। तो ये भी बजट के साथ पेश हुआ इस बार, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं इसको। तो फाइनेंस कमीशन का जिक्र भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में? 280 में है। और रिकमेंडेशंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन ये किस में जिक्र है बताइए? 281 में है, ठीक है। फाइनेंस कमीशन 280 और रिकमेंडेशंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन 281, ठीक है। चलिए, सो ये जो रिपोर्ट है 16 फाइनेंस कमीशन का, ये प्रेसिडेंट को कब सबमिट किया गया? 17 नवंबर 2025 को सबमिट किया गया, ठीक है। चलिए, और फिनांस कमीशन जो था 16 फिनांस कमीशन, इसका कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ था? ये हुआ था 31 दिसंबर 2023 को। तो बीपीएससी या और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डेट तक पूछ दिया जाता है कि ये कब बना था। तो 31 दिसंबर 2023 को फिनांस कमीशन का 16 फिनांस कमीशन का गठन हुआ था बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। एंड द कमीशन वाज रिक्वायर्ड टू सबमिट द रिपोर्ट बाय 31 अक्टूबर 2025, बट एक्सटेंशन मिला था, ठीक है। कमीशन को 30 नवंबर तक सबमिट करने का, बट उन्होंने पहले ही कर दिया नवंबर 17 को 2025 में, ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट है ये किस ईयर को लागू होगा? 2026-27 से लेकर 2030-31 तक, 5 साल के लिए, ठीक है। कमेंसिंग 1 अप्रैल 2026, ठीक है ना। सो अंडर द आर्टिकल 281 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रिकमेंडेशंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन इज मेंशन्ड, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है? शेयरिंग ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ द यूनियन टैक्सेस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स and grants in aid of revenue of states under article 275 of the Indian Constitution, ठीक है। इसके बाद financing of the disaster management and expenditure grants to local bodies and other recommendations are mentioned in this memorandum, ठीक है। तो सेंटर कितना नेट प्रोसीड्स यूनियन टैक्सेस का स्टेट्स को देगी, ग्रांट इन एड क्या देगी फॉर द स्टेट्स, ठीक है। और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए क्या खर्चा देगी सरकार, और ग्रांट टू लोकल बॉडीज एंड अदर रिकमेंडेशंस इसी मेमोरेंडम में मेंशन रहते हैं, ठीक है ना। सो शेयरिंग ऑफ टैक्सेस वर्टिकल डिवोल्यूशन, तो कमीशन ने कहा है स्टेट्स को 41% ऑफ द नेट प्रोसीड्स ऑफ द डिविजिबल पूल ऑफ द यूनियन टैक्सेस दिया जाएगा, ठीक है। क्या कहा है? 41% ऑफ द नेट प्रोसीड्स ऑफ द डिविजिबल पूल ऑफ द यूनियन टैक्सेस, ठीक है। द यूनियन गवर्नमेंट disclose the data pertaining to the net proceeds as certified by the CAG under article 279, ठीक है। So the union government will disclose the data pertaining to the net proceeds as certified by the CAG under article 279, ठीक है। So the government has accepted the above recommendations of the commissions, ठीक है। आगे बात करते हैं शेयरिंग ऑफ टैक्स रेवेन्यूज हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशंस, ठीक है। So basically 6 क्राइटेरिया है यहाँ पे, ठीक है। तो वो 6 क्राइटेरिया क्या है? वो है बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, एरिया, फॉरेस्ट, पर कैपिटा इनकम, डिस्टेंस एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट्स टू जीडीपी एज क्राइटेरिया, ठीक है। तो टोटल 6 क्राइटेरिया, कौन कौन क्राइटेरिया है? पॉपुलेशन काफी इंपॉर्टेंट है, पॉपुलेशन पहला, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस दूसरा, तीसरा एरिया, चौथा फॉरेस्ट, पांचवा पर कैपिटा इनकम, डिस्टेंस एंड छठा कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट्स टू जीडीपी, ठीक है। टोटल 6 क्राइटेरिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है द कमीशन हैज नॉट रिकमेंडेड रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स टू स्टेट, तो कमीशन ने रिकमेंड नहीं किया है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स टू स्टेट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लोकल बॉडी ग्रांट्स कुछ देखते हैं हम। तो यहाँ पे है द कमीशन हैज रिकमेंडेड दैट द ग्रांट्स फॉर द रूरल लोकल बॉडीज आर क्लासिफाइड इनटू बेसिक and performance component and the grants for urban local bodies are classified into basic performance and special infrastructure and urbanization premium component, ठीक है।
So the commission has recommended that the grants for the rural local bodies are classified into basic and performance component, and the grants for the urban local bodies are classified into basic, performance, special infrastructure and urbanization premium components. ठीक है. So the aggregate national grant allocation for basic and performance component put together has been divided in the ratio of 60-40 between the rural local body and urban local bodies. ठीक है. And the commission has recommended that the division between the basic and performance component be divided into the ratio of 80-20 for both rural and urban local bodies. ठीक है. The commission has recommended that total grants for duly constituted rural local bodies and urban local bodies are rupees 7,91,493 crore for the period 2026-27 to 2030-31. ठीक है. The commission has recommended that total grants for duly constituted rural local bodies and urban local bodies is 7,91,493 crore for the period 2026-27 to 2030-31. ठीक है. The commission has recommended 3 entry level conditions for eligibility of states to claim local body grants. ठीक है. तो कमीशन ने रिकमेंड किया है 3 एंट्री लेवल कंडीशन फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ स्टेट्स टू क्लेम लोकल बॉडी ग्रांट. तो पहला कंडीशन है देयर शुड बी ए ड्यूली कंस्टिट्यूटेड बॉडी इन प्लेस एज रिक्वायर्ड इन पार्ट 9 एंड पार्ट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. दूसरा है ऑनलाइन अवेलेबिलिटी इन पब्लिक डोमेन in year T provision accounts of all rural local bodies and urban local bodies of the state for the fiscal year T-1 and audited account for the fiscal year T-2. ठीक है. तो ये पब्लिक डोमेन में सारा डाटा होना चाहिए अकाउंट्स का. तीसरा कंडीशन है the commission recommended that the states should comply with the constitutional provision pertaining to the regular constitution of state finance commission on the expiry of 5 years for the formation of previous state finance commission and ensure laying the action taken report in the state legislature within the 6 month of that submission of the state finance commission report. ठीक है ना. तो इन सारे कंडीशन को मानेंगे तब आपको रूरल लोकल बॉडी और अर्बन लोकल बॉडी ग्रांट्स मिलेगा. ठीक है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हमारा है financing for disaster management. ठीक है. So the commission has recommended a total corpus of 2,04,401 crore for state disaster response fund SDRF and state disaster mitigation fund SDMF together for the period 2026-27 से लेकर 2030-31. ठीक है. So commission ने recommend किया total corpus 2,04,401 crore 2,04,401 crore for the state disaster response fund and state disaster mitigation fund together for the award period 2026-27 to 2030-31. ठीक है. The union share in the above corpus is 1,55,915.85 crore and the state share is 48,485.15 crore. ठीक है. यूनियन का शेयर कितना है इसमें 1,55,915.85 करोड़ एंड स्टेट का शेयर है 48,485.15 करोड़. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. The commission has recommended that the cost sharing ratio between the union and state government of 75:25 for non-northeastern state and hilly non-northeastern state and 90:10 for northeastern and hilly state. ठीक है. तो 75:25 non-northeastern state and hilly states and 90:20 northeastern and hilly northeastern states. ठीक है. The commission has recommended that the corpus should be divided between SDRF and SDMF in the ratio of 80-20. ठीक है. तो स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड एंड स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड में कैसे कॉर्पस को डिवाइड करना है. 80% इसमें रहेगा डिजास्टर रिलीफ फंड और मिटिगेशन में 20% रहेगा. ठीक है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो कमीशन ने रिकमेंड किया है प्रिपेयर्डनेस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग हैज बीन रिकमेंडेड टू बी कवर्ड अंडर SDMF एंड नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है path to macro and fiscal stability. The commission has recommended that the state's fiscal deficit should be capped at 3% of the respective GSDP excluding loans under SASCI
and to ensure that the stability of debt of the state government. ठीक है, this should be strictly enforced in accordance with the clause 3 of the article 293 of the constitution. The union government should reduce its fiscal deficit to 3.5% of the GDP by the end of the award period. ठीक है, अच्छा यहाँ देखिए आर्टिकल 292 बोर्डिंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 293 बोर्डिंग बाय द स्टेट्स. ठीक है, चलिए इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं. द कमीशन हैज रिकमेंडेड दैट द स्टेट्स फिस्कल डेफिसिट शुड बी केप्ट एट 3% ऑफ द रिस्पेक्टिव जीएसडीपी एक्सक्लूडिंग लोन्स अंडर SASCI and to ensure the stability of debts of the state government. This should be strictly enforced in accordance with clause 3 of the article 293 of the constitution. The union government should reduce its fiscal deficit to 3.5% of the GDP by the end of the award period. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे एक है आर्टिकल 270. ये रिलेट करता है रिलेटिंग टू द शेयरिंग इन यूनियन टैक्सेस एंड ड्यूटीज, ग्रांट्स टू लोकल बॉडीज एंड फाइनेंसिंग ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट. ठीक है, आर्टिकल 270 कॉन्स्टिट्यूशन किससे रिलेट करता है? शेयर इन यूनियन टैक्सेस एंड ड्यूटीज, ग्रांट टू लोकल बॉडीज एंड फाइनेंसिंग ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट. ठीक है, चलिए अब यहाँ पे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं. स्टेट शेयर जो है वो है 41%. तो उसमें बिहार का शेयर क्या है और नंबर 1 पे कौन है? ठीक है, एक जगह मैंने पढ़ा बिहार का शेयर 9.948%. ठीक है, एक जगह मैंने पढ़ा बिहार का शेयर. तो सेंटर का स्टेट का शेयर कितना है वर्टिकल डिवोल्यूशन? तो ये आपको 41%. ठीक है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में मतलब, और ये जो 41% होगा उसमें बिहार का शेयर है 9.948%. और एक जगह मैंने लगभग 10% से कुछ ज़्यादा था उतना भी पढ़ा है. ठीक है, तो कौन करेक्ट है उसको चेक करेंगे. यूपी का इसमें है 17.619%. ठीक है, नंबर 1 पे ये, नंबर 2 पे बिहार ही है. ठीक है ना, यूपी का 17.619% और बिहार का है 9.948%. ठीक है, एक जगह 10 भी पढ़ा है हमने. ठीक है, आगे देखते हैं. अच्छा, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन का जो फार्मूला है उसको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं. ठीक है ना, आइए. तो हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन का जो फार्मूला है, एक सेकेंड. सो हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन का जो फार्मूला है, ठीक है, उसको आइए देखते हैं. तो 15th फाइनेंस कमीशन और 16th फाइनेंस कमीशन में क्या चेंजेस हुए हैं. ठीक है ना, आइए. तो पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस, तो 15th फाइनेंस कमीशन में उसका वैल्यू दिया गया था 15%. 16th फाइनेंस कमीशन में उसका वैल्यू थोड़ा बढ़ा दिया गया है. कितना दे दिया गया? 17.5%. ठीक है, 17.5%. ठीक है. डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, तो इसको 15th फाइनेंस कमीशन में 12.5% का वैल्यू दिया गया था, बट 16th में इसको 10% का वैल्यू दिया गया है. ठीक है. एरिया को 15th फाइनेंस कमीशन में 15% का वैल्यू दिया गया था और 16th फाइनेंस कमीशन में 10% का वैल्यू दिया गया है. ठीक है. फॉरेस्ट को 15th फाइनेंस कमीशन में 10% का वैल्यू दिया गया था, 16th में भी उसको 10% का वैल्यू दिया गया है. ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन फार्मूला में. पर कैपिटा जीएसडीपी डिस्टेंस को 45% का वैल्यू दिया गया था 15th फाइनेंस कमीशन में, 16th में 42.5% का इसको वैल्यू दिया गया है. ठीक है. टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स को 15th फाइनेंस कमीशन में 2.5% का वैल्यू दिया गया था और इस बार उसको नील कर दिया गया है. ठीक है. कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी 15th फाइनेंस कमीशन का कोई वैल्यू नहीं दिया गया था, मतलब ऐसा कोई प्रोविजन था ही नहीं, बट 16th में इसका 10% का प्रोविजन ऐड किया गया है. ठीक है. तो 16th फाइनेंस कमीशन में आप देखेंगे कि पॉपुलेशन का हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन में क्या वेटेज है? 17.5%. डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस का 10%, एरिया का 10%, फॉरेस्ट का 10% और कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी का भी 10%. ठीक है, तो 4 चीज का 10% है. ठीक है, कौन कौन है वो? डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, एरिया, फॉरेस्ट, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, एरिया, फॉरेस्ट एंड टैक्स एंड कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी. ठीक है. पर कैपिटा जीएसडीपी डिस्टेंस 42.5% का उसका वेटेज है और पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011 उसका वेटेज है 17.5%. ठीक है, तो पॉपुलेशन का वेटेज है 17.5%. ठीक है. डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस 10%, एरिया 10%, फॉरेस्ट 10%, पर कैपिटा जीएसडीपी डिस्टेंस 42.5% और टैक्स और कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी 10%. ठीक है. 15th फाइनेंस कमीशन में क्या था? पॉपुलेशन का वेटेज था 15%, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस का 12.5%, एरिया का 15%, फॉरेस्ट का 10%, पर कैपिटा जीएसडीपी डिस्टेंस का 45% एंड टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स का 2.5% और कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी का कोई वेटेज था ही नहीं. ठीक है ना, तो ये डाटा है, इसको याद. दोनों में 6 क्राइटेरिया ही थे. ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग बजट एट ए ग्लांस थोड़ा देखते हैं 2026-27 का. ठीक है,
तो budget at a glance present broad aggregates of the budget for easy understanding. This document shows the receipt and expenditure as well as fiscal deficit, revenue deficit, effective revenue deficit and primary deficit of the government of India. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें. तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? It is the difference between the total expenditure and total receipt excluding debt capital receipt. ठीक है, उसको याद कर लो आप. फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? It is the difference between total expenditure and total receipt excluding debt capital receipt. ठीक है. Fiscal deficit is reflective of the total borrowing requirement of the government. ठीक है, fiscal deficit is reflective of the total borrowing requirement of the government. Revenue deficit refers to the excess of revenue expenditure over revenue receipts. ठीक है, revenue deficit refers to the excess of revenue expenditure over revenue receipts. ठीक है. Effective revenue deficit is the difference between the revenue deficit and grant in aid for the creation of capital assets. ठीक है, effective revenue deficit is the difference between revenue deficit and grant in aid for the creation of capital asset. ठीक है. Primary deficit is measured as fiscal deficit minus interest payment. ठीक है, primary deficit is measured as fiscal deficit minus interest payment. Effective capital expenditure refers to the sum of capital expenditure and grant in aid for the creation of capital assets. ठीक है. So in the revised estimate 2025-26 the total expenditure is estimated at 49,64,842 करोड़. ठीक है, तो रिवाइज्ड एस्टिमेट 2025-26 का टोटल एक्सपेंडिचर कितना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का? 49,64,842 करोड़. ठीक है ना. और इसमें टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना था सरकार का? 10,95,755 करोड़. ठीक है, इन आड़ी 2025-26. ठीक है ना, 10,95,755 करोड़. ठीक है, इन आड़ी 2025-26. ठीक है ना. आगे बढ़ते हैं. द टोटल एक्सपेंडिचर इन बजट एस्टिमेट 2026-27 इज एस्टिमेटेड एट 53,47,315 करोड़. ठीक है, बजट एस्टिमेट 2026-27 के हिसाब से टोटल एक्सपेंडिचर कितना एस्टिमेटेड है? 53,47,315 करोड़. ऑफ विच द कैपिटल एक्सपेंडिचर इज 12,21,821 करोड़, यानी 12.2 लाख करोड़. 12.2 लाख करोड़, 12,21,821 करोड़. और इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है? 17,14,523 करोड़. ठीक है, 17.14 लाख करोड़. ठीक है, 17.14 लाख करोड़ और 17,14,523 करोड़. ठीक है, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर. ठीक है ना. And the total resources being transferred to the states including the devolution of state share, grants and loan and releases under the centrally sponsored scheme etc. in BE 2026 is expected to be 25,43,769 करोड़. 25,43,769 करोड़. ठीक है, जो कि पिछले साल से, जो कि एक्चुअल्स 2024-25 से 3,78,263 करोड़ ज्यादा है. ठीक है. सो आइए यहाँ पे फिर से कुछ यूनियन बजट्स को डिस्कस करते हैं और कुछ अगर एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेगा तो मैंने पहले ही बोला था मैंने 4-5 सोर्स से कवर करना है और इस बार बजट में एक भी क्वेश्चन गलती से भी नहीं छूटना चाहिए. ठीक है, चलिए मैं इसको गो थ्रू करता हूँ और बताता हूँ. कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा है तो आइए देखते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे पहला पॉइंट ही नो सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द इनकम टैक्स स्लैब्स एंड इनकम टैक्स रेट. ठीक है, और न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 कब से इंप्लीमेंट होगा? 1 अप्रैल से होगा. ठीक है ना. ठीक है. टू मेक इंडिया ए ग्लोबल चिप हब 40,000 crore boost will be given to India Semiconductor Mission under the Electronics Component Manufacturing Scheme. ठीक है, to make India a global chip hub 40,000 crore boost will be given to India Semiconductor Mission under the Electronics Components Manufacturing Scheme. ठीक है, कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाया जाएगा 15,000 स्कूल्स में और 500 कॉलेज में एमिंग टू इंटीग्रेट डिजिटल स्किल्स एंड क्रिएटिव कैरियर्स इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम. ठीक है ना. और 10,000 करोड़ का इंडिया बायोफार्मा हब, बायोफार्मा शक्ति. ठीक है ना. और 3 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च बनाया जाएगा. ठीक है ना, अंडर द बायोफार्मा शक्ति मिशन. ठीक है. बर्ड वाचिंग ट्रेल्स और टाटर ट्रेल्स को भी डेवलप किया जाएगा. ठीक है. और इंडिया का फिस्कल डेफिसिट का टारगेट क्या है? 4.3% ऑफ जीडीपी. ठीक है ना. और ए नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ 10% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026-27 हैज बीन प्रोजेक्टेड. ठीक है, और नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ 10% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026-27 हैज बीन प्रोजेक्टेड. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो ये सब हमने पहले पढ़ा था. ठीक है, कुछ नया मिलेगा तो मैं उसको बता दूंगा. ओके फाइन.
सो ये सब हमने कवर किया हुआ ही है. लेट मी गो थ्रू वंस अगेन. ठीक है. देयर इज अ टैक्स प्रपोजल टू रिमूव द करंट कैप वैल्यू ऑफ 10 लाख पर कंसाइनमेंट ऑन कुरियर एक्सपोर्ट. ठीक है, तो उसको रिमूव कर दिया जाएगा. ठीक है ना. हमने सारा पढ़ा ही है. अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स, हाई पावर्ड एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज स्टैंडिंग कमेटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, खेलो इंडिया मिशन, 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप. ठीक है. मेडिकल वैल्यू टूरिज्म, 5 हब्स बनाया जाएगा, 3 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा बनाया जाएगा. ठीक है ना. सेटिंग अप ऑफ और अपग्रेडिंग ऑफ 4 टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में. ठीक है. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटलिटी भी इस्टेब्लिश किया जाएगा. ठीक है. सेटिंग अप ऑफ AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब 15,000 स्कूल्स में, 500 कॉलेजेस में. ठीक है ना. पायलट स्कीम लाया जाएगा. अप स्किलिंग 10,000 गाइड्स इन 20 आइकॉनिक टूरिस्ट साइट्स. ठीक है. नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड टू डिजिटली डॉक्यूमेंट ऑल प्लेसेस ऑफ सिग्निफिकेंस. ठीक है. इंडिया टू होस्ट फर्स्ट एवर ग्लोबल बिग कैट समिट. ठीक है. माउंटेन ट्रेल्स, स्टार्टर ट्रेल्स, बर्ड वाचिंग ट्रेल्स इन सेलेक्ट स्टेट्स. ठीक है. Develop 15 archaeological site into vibrant experiential cultural destination. Development of Buddhist circuit northeast region. ठीक है. सब हमने पढ़ चुका है. ठीक है. यहाँ बस जस्ट एक रिवीजन हो रहा है. आगे बढ़ते हैं. कुछ नया इसमें देखने को मिलेगा नहीं. ये सब हमने पहले भी पढ़ा है. चलिए ये सब तो वही है. आगे बढ़ते हैं. So this has been covered by us earlier. Okay, fine. इमरजेंसी एंड ट्रॉमा सेंटर, केयर सेंटर बनाया जाएगा प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में. इसको याद रखना है. ठीक है. इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर सेंटर बनाया जाएगा प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. ये सब हमने पहले ही पढ़ लिया है. ये सब हमारा पढ़ा हुआ है. एक्सेलेंट. चलिए आइए एक बार और दूसरे सोर्सेज से बजट को देख रहे हैं. ठीक है. तो यहाँ पे क्या कुछ एक्स्ट्रा मिलता है हमें. तो टोटल बजट कितने का है? लाख करोड़ का है. 53.5 लाख करोड़. ठीक है. 53,47,315 करोड़ या 53.5 लाख करोड़. ठीक है. और इसमें टोटल एक्सपेंडिचर इतना है. तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है? 41.2 लाख करोड़, 41.2.5 लाख करोड़. और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? 12.2 लाख करोड़. 12.2 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर है और 41.3 लाख करोड़. ठीक है. ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. रिसिप्ट्स का बात कर लेते हैं. टोटल एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स कितना है? तो ये इक्वली है 53.5 लाख करोड़. रेवेन्यू रिसिप्ट्स कितना है? तो 35.3 लाख करोड़. और कैपिटल रिसिप्ट्स कितना है? 18.14 लाख करोड़. ठीक है. 18.14 लाख करोड़ कैपिटल रिसिप्ट है. रेवेन्यू रिसिप्ट्स कितना है? 35.33 लाख करोड़. ठीक है. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है? 41.25 लाख करोड़. और कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है? 12.21 लाख करोड़. ठीक है. तो फिस्कल डेफिसिट 25-26 का कितना था? 4.4% ऑफ जीडीपी. और बजट एस्टिमेट 2026-27 का फिस्कल डेफिसिट कितना है? 4.3% ऑफ जीडीपी. ठीक है. रेवेन्यू डेफिसिट पिछले साल भी 1.5% था, इस बार भी 1.5% है. इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट पिछले साल 0.6% था जीडीपी का, इस बार 0.3% है. और प्राइमरी डेफिसिट पिछले बार 0.8% था, इस बार 0.7% है. ठीक है. तो उसको याद रखना. इन फिगर्स देखा जाए तो बजट एस्टिमेट में जीडीपी का 4.3% कितना हो जाता है फिस्कल डेफिसिट? तो 16,95,768 करोड़. ठीक है. 16,95,768 करोड़ हो जाएगा 4.3% ऑफ जीडीपी. ठीक है ना. तो टॉप 4 हेड हमने पहले भी पढ़ा. बोर्डिंग्स एंड लायबिलिटीज. मनी पैसा कहाँ से आता है? सबसे ज्यादा बोर्डिंग से आता है, फिर इनकम टैक्स से आता है, फिर कॉर्पोरेशन टैक्स से आता है, फिर जीएसटी एंड अदर टैक्सेस आता है. जाता कहाँ है? शेयर ऑफ स्टेट टैक्सेस में जाता है, फिर इंटरेस्ट पेमेंट में जाता है, फिर सेंट्रल सेक्टर स्कीम में जाता है, फिर डिफेंस में जाता है. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो डेडिकेटेड रेयर अर्थ कोड कहाँ बन रहा है? उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में. ठीक है. 3 केमिकल पार्क्स बनने वाले हैं. ठीक है. हाईटेक टूल रूम्स स्टैब्लिश होंगे बाय सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज एट 2 लोकेशंस. ठीक है. तो याद रखिएगा एट 2 लोकेशंस. ठीक है. स्कीम फॉर इनहांसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट, इसको भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा. ठीक है ना. स्कीम फॉर कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा विद बजटरी एलोकेशन ऑफ 10,000 करोड़ ओवर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर. ठीक है.
अब कुछ नए स्कीम्स जो अनाउंस हुए यूनियन बजट 2026-27 उसको देख लेते हैं। रिवर्स रिजर्वायर डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है। इन इंडिया रिजर्वायर डेवलपमेंट स्कीम्स प्राइमरी फोकस ऑन फिशरीज, वाटर कंजर्वेशन एंड एनहांसिंग रूरल लाइवलीहुड्स through key initiatives such as Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana and the Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund. Cage culture, seed stocking and infrastructure development are being undertaken in reservoir leading to a record increase in fish production. तो reservoir development scheme, ठीक है। उसके बाद बायोफार्मा शक्ति योजना, इस तो पहले ही हम लोग पढ़े हैं। ये अगले 5 सालों में 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा to transform India a global biopharma manufacturing hub. Under the scheme, the aim is to make treatment of diseases such as cancer and diabetes accessible and affordable by boosting the domestic production of biologics and biosimilars. ठीक है। इसके बाद इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0. The objective of the India Semiconductor Mission 2.0 is to transform India a global chip manufacturing hub and achieve self-reliance, for which a provision of 1,000 crore has been allocated for this financial year 2026-27. The mission focuses on indigenous manufacturing, एडवांस चिप डिजाइन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है कंटेंट क्रिएटर स्कीम्स, ठीक है। तो हमने पहले ही पढ़ चुका है। इसके तहत 15,000 स्कूलों में और 500 कॉलेजों में स्पेशलाइज कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाए जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आइए एक और सोर्स से, ठीक है, देखते हैं यूनियन बजट 2026-27, ठीक है। तो पहली बार हुआ यूनियन बजट इतिहास में कि संडे को प्रस्तुत किया गया और अकॉर्डिंग टू द बजट 2026-27 इंडिया का एवरेज इकोनॉमिक ग्रोथ ओवर द पास्ट 12 ईयर हैज बीन अराउंड 7%। तो ये एक अच्छा डाटा है, ठीक है ना। ओवर द पास्ट 12 ईयर इंडियाज एवरेज इकोनॉमिक ग्रोथ हैज बीन अराउंड 7%, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे तो एक्चुअली डिस्कस कर लिया है, यहाँ पे कुछ और अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा तो देखते हैं उसको, ठीक है ना। नेशनल फाइबर स्कीम लाया जा रहा है फॉर नेचुरल फाइबर्स, ठीक है ना। सेल्फ रिलायंस इन जूट, सिल्क एंड वूल अंडर द नेशनल फाइबर स्कीम, ठीक है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज टू 12.2 लाख करोड़, ठीक है ना। और अकॉर्डिंग टू द बजट 2026-27 a total of 250 million people have been lifted out of the multi-dimensional poverty in last decade, ठीक है ना। चलिए सो फिस्कल डेफिसिट 2026-27 के लिए क्या एस्टिमेट किया गया 4.3% ऑफ जीडीपी, ठीक है ना। और रिवाइज टैक्स स्ट्रक्चर अंडर द न्यू टैक्स रिजीम क्या है 0 to 4 लाख नील है, 4 से 8 लाख 5%, 8 से 12 लाख 10%, 12 से 16 लाख 15%, 16 से 20 लाख 20%, 20 से 24 लाख 25%, 24 लाख एंड मोर 30%, ठीक है। तो ये था हमारा यूनियन बजट, ठीक है। सो इस तरह हमने यूनियन बजट लगभग मोर देन आई थिंक 5 to 6 सोर्सेज से मैंने कवर किया है। इतना एक्सटेंसिव, इतना डीप कहीं नहीं मिलने वाला ये वीडियो। 2 पार्ट में अच्छे से देखिए और पढ़िए, समझिए, रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो बजट की चिंता, केंद्रीय बजट की चिंता, इसके अलावा कहीं नहीं करना है। मैं आगे इकोनॉमिक सर्वे भी का भी बजट मतलब वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, उसको भी आप लोग देखिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।